कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अवंतिका सभी देश प्रेम और राष्ट्र के निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत देश में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। वो इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तो वो भी क्योंकि ये उस समय के तौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक इंसान मर है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और मैंने नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की टीवी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देश की भक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समर्पण, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है, और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कर रहा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फीज लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल सी उंगलियों की कष्टन मात्र से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल गोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे स्थान पर आते हैं।
हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक भी हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान दे करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। ये सच्ची देशभक्ति है और ये सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचार में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी तक्षशिला और पूरी नरिंदा देकर एक विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों की बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है कि देश शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए ही बनी है। पहले जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this mother and be proud of to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा करने वाले उन जवानों को। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।